अभी हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इन इंडिया, जो अलग अलग टाइम पे आए थे, जैसे एनपी 1968, 86, 92, 95, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री है। 2011 के अकॉर्डिंग जो डेटा कलेक्ट हुआ था उसमें 1.2 बिलियन पीपल जो हैं वो पॉपुलेशन थी इंडिया की, जिसमें से 833 मिलियन पीपल जो हैं वो रूरल एरियाज में रहते थे, मतलब ऐसे एरियाज में रहते थे जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच सकती थी। और यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट के अनुसार जो ये पॉपुलेशन थी इसका 10% हिस्सा जो है वो डिसेबल था, मतलब 120 मिलियन पीपल जो है वो डिसेबिलिटी है। देखो, डिसेबिलिटी को हम किसी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि WHO ने उसकी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म जो है इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये सोशल जो है रेस्ट्रिक्शन रहती है, इनको पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन रहती है, एक्टिविटी लिमिटेशंस है, मतलब इम्पेयरमेंट को कवर करते हैं ये। तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं डिसेबिलिटी का मेन मकसद क्या है। तो इन सब एक्ट्स में बात की गई थी कि जो डिसेबल पर्सन है उसको उसके हक दिलाना, उसको इक्वालिटी का अधिकार देना, सोशल उनको जो है अपलिफ्ट करना, हर चीज जो है उनके फायदे उनके नीड्स के हिसाब से धीरे धीरे हम एजुकेशन में कैसे लेके आए और कैसे उनको सोसाइटी में जो है इक्वालिटी का हक दिला रहे हैं, वो सब हम इसमें बात करने वाले हैं। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि हर किसी का ह्यूमन राइट है, जो डिसेबल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, कि हर कोई जो है इक्वली रह सके, इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिले, ये हम सारी आगे बात करेंगे, और इक्वली उसे एजुकेशन मिल सके, इंडिपेंडेंट हो सके वो पर्सन। अब पॉलिसीज और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या था इसका? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स, मतलब कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिया का 26 नवंबर 1949 में, उसमें क्लियरली बोल दिया गया था, जो ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इनमें बोल दिया गया था कि एवरीवन हैज द राइट टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी, कि हर किसी को जो है हक होना चाहिए इक्वालिटी का और अपॉर्चुनिटीज मिलने का, मतलब हर किसी को मौका मिलना जरूरी है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको जो है कोई अधिकार उससे छीन लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 14, 15, 19, 21 में बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 41 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसमें बात की गई थी राइट टू वर्क और एजुकेशन की। देन आर्टिकल 45 आया था जिसमें प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी अप टू 14 ईयर्स तक। देन उसके बाद 2002 में एक एक्ट पास हुई थी जिसको कि 86 अमेंडमेंट भी हम बोलते हैं। 86 अमेंडमेंट जो 2002 में पास हुई थी, उसके अनुसार सब बच्चों का एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था, मतलब फंडामेंटल राइट बना दिया गया था एजुकेशन को 6 to 14 ईयर तक के बच्चों के लिए। देन आया था कोठारी कमीशन, इसकी बहुत तारीफ हुई थी उस टाइम कोठारी कमीशन की, कि स्कूल सबके लिए कॉमन होने चाहिए, सब बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, चाहे उनका कोई भी रिलीजन है, उनका कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, कैसा भी सोशल बैकग्राउंड है, उनका कोई भी कास्ट है, मतलब किसी भी चीज का कोई भेदभाव ना देखा जाए और सब बच्चों के लिए कॉमन स्कूल बनाया जाए। लेकिन इस फील्ड में बहुत ही कम काम हुआ था, जैसे कि 115 स्कूल ब्लाइंड के लिए, 70 डेफ, देन 25 स्कूल्स जो है ऑर्थो हैंडीकैप्ड के लिए, 27 मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए, तो बहुत ही कम काम इसमें हुआ। तो इसमें जो है यही बात हुई थी। फिर उसके बाद जो बूम लेके आए थे वो थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एनपी 1968। इसने जो है कंट्री के एजुकेशनल सिस्टम को एक अलग ही डायरेक्शन दे दी, क्योंकि इन्होंने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी और इक्वलाइजेशन का हक कर दिया हर बच्चे के लिए। ये जो एजुकेशनल फैसिलिटी थी फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप बच्चों को भी जो है उनके लिए इन्होंने एक्सपेंड कर दी, और उनको बोला गया कि हर बच्चा जो है वो एक कॉमन स्कूल में पढ़ सकता है। तो उसके लिए एक स्कीम लेके आए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। ये एक स्कीम लेके आए थे, ये 1974 में। ये पॉइंट आगे दे रखा है, इसको आप वहीं पे जो है ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये स्कीम जो थी, इस स्कीम में ये कहा गया था कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, डिसेबल बच्चे को, कि वो कॉमन स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सके। अगर किसी बच्चे ने स्पेशल स्कूल में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है या वो पढ़ रहा है वहां पर, तो उस बच्चे को भी कॉमन स्कूल में भेजा जाए जब वो अपनी कुछ कम्युनिकेशन या डेली स्किल्स को डेवलप कर ले, उसके बाद उस बच्चे को भी कॉमन स्कूल में भेजा जाए। मतलब कोई भी विजुअली इंपेयर्ड, हियरिंग इंपेयर्ड या जो है मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, जब वो थोड़े सी लर्निंग फैसिलिटी, लर्निंग स्किल्स अपनी डेवलप कर ले, तो उस बच्चे को भी नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए ताकि वो वहां पर जाकर जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। देन नेक्स्ट इसमें आ गया है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ये जो है इसमें क्या कहा गया, इसमें फंडामेंटल इशू बना दिया इक्वालिटी को। फंडामेंटल इशू मतलब मौलिक अधिकार बना दिया हर बच्चे का, कि एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, और इंटीग्रेटेड, मतलब कि एक जनरल स्कूल बनना चाहिए। किन के लिए? जैसे कि लोकोमोटर इंपेयर्ड बच्चे हैं या माइल्डली डिसेबल, मतलब जिनको की थोड़ी डिसेबिलिटी है, जो कि लर्निंग कर सकते हैं, उनमें मतलब बहुत ही माइल्ड डिसेबिलिटी है, वो अपनी लर्निंग नॉर्मल बच्चों के साथ धीरे धीरे मैच कर सकते हैं। और जो स्पेशल एजुकेशन है वो सिर्फ उन बच्चों को दी जाए जो स्वेयरली हैंडीकैप है, मतलब जिनको की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो कि नॉर्मल स्कूल में नहीं कोप अप कर सकते उन बच्चों के साथ, तो उन बच्चों को जो है स्पेशल एजुकेशन देनी चाहिए। तो इसी में बात की गई थी इसकी, कि भी लोकोमोटर इंपेयर्ड और माइल्डली इंपेयर्ड बच्चे जो हैं उनको कॉमन स्कूल में एजुकेशन देनी कंपलसरी है।
ट्रेनिंग दी गई जनरल टीचर्स को, जो डिसेबल मैनेजमेंट, मान लीजिए एक टीचर है वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रही है, तो वो जो है वो उन बच्चों को तो अच्छी तरह पढ़ा लेगी जो नॉर्मल बच्चे हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी डिसेबल इंपेयर्ड बच्चे वहां पर आते हैं तो उनकी कुछ स्पेशल नीड होती है, उनको असिस्टेंस की जरूरत होती है कि भाई हमें ये चीज इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आती, तो उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए टीचर को, तभी जो है वो उन बच्चों की नीड्स को समझ के उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेगी। इसी तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग की भी यहाँ पर जो है प्रोविजन दिया गया कि भाई बच्चों को अगर किसी चीज में स्पेशलिटी करनी है, किसी चीज में वो अच्छा करना चाहते हैं, तो वो ट्रेनिंग भी नहीं यहीं पे दी जाएगी। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि इंटीग्रेटेड पढ़ाई होनी चाहिए फिजिकली मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए, एक जो है इक्वल, ताकि वो अपने आप को इक्वल समझे। मतलब नॉर्मल बच्चा जब उनके साथ पढ़ेगा तो उनमें कोई इंफीरियरिटी नहीं आएगी, उन बच्चों के साथ वो अपने आप को इक्वल समझे, जिससे कि उनकी नॉर्मल ग्रोथ हो सके। स्पेशल स्कूल जो हैं वो हॉस्टल के साथ प्रोवाइड किए जाएं, और जो सीवियरली हैंडीकैप बच्चे हैं उनके हॉस्टल जो हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के पास होने चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बात की गई, इसमें टीचर ट्रेनिंग की बात की गई, और इसमें जो है टीचर की ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान उन पे दिया गया जो कि प्राइमरी क्लासेस लेती हैं टीचर्स। क्यों? क्योंकि जो हैंडीकैप बच्चा जितना छोटा होता है, धीरे धीरे उनकी जो है स्पेशल थिंग्स को, उनकी नीड्स को, उनकी हर चीज को फुलफिल करना वो टीचर को अच्छी तरह समझ आना चाहिए। तो ये बात की गई थी इसमें। IEDC ये हम पढ़ चुके हैं इसके साथ 74 के साथ, जिसमें बात की गई थी आपकी कि उन्हें कॉमन स्कूल मिलना चाहिए। देन अभी हम कर रहे हैं प्लान ऑफ एक्शन 1992 POA। इससे पहले इसमें क्या बात हुई थी? इसमें बात हुई थी कि बच्चे जो है वो कॉमन स्कूल में जाने चाहिए, लेकिन उससे पहले उनको एक स्पेशल स्कूल में जाके कुछ कम्युनिकेशन, कुछ डे टू डे एक्टिविटीज, कुछ डेली लिविंग स्किल्स वो सीख के उसके बाद वो कॉमन स्कूल में जाए। इसमें बात की गई कि आप जो है बच्चे जो डिसेबल बच्चे हैं उनको एक जनरल स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, जनरल स्कूल में वो अपनी एजुकेशन पूरी करें, नॉट स्पेशल स्कूल। इवन दोज हु आर इनिशियली एडमिट, तो जो एडमिशन ले चुके हैं स्पेशल स्कूल में उनको भी जो है फॉर ट्रेनिंग के लिए उनको भी ट्रांसफर कर दिया जाए जनरल स्कूल में, ताकि वो अपनी डेली स्किल्स और अपनी एकेडमिक स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सब कुछ जो है जनरल स्कूल में सीखें। तो इसमें बात की गई थी कि सब कुछ आपका जनरल स्कूल में होना चाहिए। देन आपकी आरसीआई जो है मैं एक सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में आपको समझा चुकी हूं पहले अच्छी तरह से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें बात सिर्फ ये हुई थी कि जितनी भी स्पेशल एजुकेशन है, जो भी स्पेशल पढ़ाई होती है या स्पेशल एजुकेटर बनता है, कोई भी पढ़ाई है जो स्पेशल बच्चों के लिए होती है, वो सारी अप्रूव की जाती हैं आरसीआई के द्वारा ही। तो मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बिना आपकी स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल चीज नीड्स जो होती हैं बच्चों की, वो फुलफिल नहीं हो सकती। तो इसमें कुछ आपको एग्जांपल दिए गए हैं कौन से पर्सनल प्रोफेशनल जो है कवर्ड होते हैं अंडर आरसीआई एक्ट के दौरान। जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हियरिंग एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियन है, रिहेबिलिटेशन इंजीनियर है, स्पेशल टीचर हैं, वोकेशनल काउंसलर है, मल्टीपर्पज रिहेबिलिटेशन है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर एंड प्रैक्टिशनर्स एंड ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल। बिकॉज रिहेबिलिटेशन नाम आते ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये बात कर रहे हैं कि किसी भी डिसेबिलिटी को कैसे ठीक किया जाए, उनके लिए एड्स बनाना, उनके लिए उनको एजुकेशन देना, उनकी नीड्स को फुलफिल करना और उनके लिए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना, वो सब काम होता है आपका आरसीआई एक्ट के अंदर। देन उसके बाद आ गया है आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट है। इस पे भी मैंने एक छोटी सी वीडियो अलग बना रखी है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर ये कॉमन बात की जा रही है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या बात हुई थी? इसमें बात हुई थी कि हर बच्चे को हक है कि भाई वो पढ़ाई ले, इक्वेलिटी के अधिकार हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। हर बच्चा जो है वो नेशन को बिल्ड करने में अपना भागीदारी दे सकता है। मतलब एक स्पेशल बच्चा जो है वो भी जॉब लग के इकोनॉमी में हेल्प कर सकता है हमारे देश की, और वो जो है वो भी कोई चीज ऐसी कर सकता है जिससे वो इंडिपेंडेंट हो जाए और हमारे देश की तरक्की हो। तो इसमें कौन कौन से कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट कवर 7 डिसेबिलिटीज में, मेनली 7 डिसेबिलिटीज को कवर किया गया था। ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इंपेयर्ड, लोकोमोटर इंपेयर्ड, मेंटल रिटार्डेशन, लेप्रोसी एंड मेंटल इलनेस, ये सारी की सारी इलनेस के ऊपर बात की गई थी कि इन सब बच्चों को जो है इक्वेलिटी का अधिकार मिलना चाहिए। 18 ईयर्स तक इनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये जो बच्चे हैं इनको एक कॉमन स्कूल, नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए, ताकि इसमें जो है इनके अंदर भी जो है इक्वेलिटी की भावना आए और ये अपने आप को जो है सोसाइटी में कम्युनिकेट कर पाए इजीली। तो इसमें सारी ये बात की गई थी। देन उसके बाद आता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जो कि 1999 में आया था। ये एक अनदर आपका लैंडमार्क बन गया था। किस लिए? इसमें जो बात की गई थी वो नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन, जो
इसमें मेनली आपको समझ आ गया कि अभी तक जो बात हो रही थी वो माइल्ड डिसेबल और इंक्लूजन इनकी बात हो रही थी, लेकिन इसमें जो है जो डिसेबिलिटी में भी मार्शलाइज डिसेबिलिटी थी, जैसे कि ऑटिज्म, सेरेब्रल प्लेसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, इनकी बात अभी तक नहीं की गई थी कि इनको जो है एक साथ एजुकेशन या वो मिलना चाहिए। इसमें बात इनकी की गई कि इनको प्रोटेक्शन का हक है, इनके लिए बैरियर फ्री एनवायरमेंट बनाया जाना चाहिए, इनको भी इक्वालिटी का अधिकार मिलना चाहिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाना चाहिए कि ये भी अपनी जो है पॉइंट्स को आगे रख सके, इन बच्चों की भी आगे असिस्टेंस हम दे सके। तो ये बातें इसमें की गई थी। इसमें स्पेशली एजुकेशन की बात नहीं की गई थी कि भी इनकी स्पेशल नीड के लिए डायरेक्टली एजुकेशन की बात नहीं की गई थी, बट इनके इंक्लूजन की बात की गई थी कि इनको भी इंक्लूड करके चलना है हमें सोसाइटी में। नेक्स्ट आपका आ गया है PIED, जो कि है प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। तो इसमें बात की गई थी, ये जो स्कीम है ये एक ज्वाइंट वेंचर है MHRD एंड यूनिसेफ का। इसमें बात की गई थी कि जब भी पॉसिबल हो, फिजिबल अगर हो सके, तो मोटर हैंडीकैप और माइल्ड हैंडीकैप बच्चों को जो है एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, एक कॉमन उनका स्कूल हो जाना चाहिए। माइल्ड डिसेबल होते हैं जिनको कि थोड़ी डिसेबिलिटी होती है, जो कि नॉर्मल बच्चों को जो है मैच कर सकते हैं, और मोटर हैंडीकैप वो होते हैं जिनको स्वीयर डिसेबिलिटी होती है। देन आया था आपका DPEP, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें जो है एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबिलिटी के लिए एक स्कीम चलाई गई, जो कि 1994 में लॉन्च हुई। इसके अनुसार 242 डिस्ट्रिक्ट 18 स्टेट्स की उसमें प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें कि 6.21 लाख बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ उनको एडिक्वेट सपोर्ट के साथ रेगुलर स्कूल्स में भेजा गया। नेक्स्ट आपका आ गया है सर्व शिक्षा अभियान। जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है, मतलब सर्व शिक्षा की हर जगह यूनिवर्सलाइजेशन हो जानी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन की। तो सर्व शिक्षा अभियान के दौरान जो है एजुकेशन दी गई हर बच्चे को, किस किस चीज में। इट कवर्स दी फॉलोइंग कंपोनेंट्स अंडर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अर्ली डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन की जाए, उनकी कोई भी डिजीज है, ठीक हो सकती है तो अर्ली उनको डिटेक्ट कर लिया जाए, ताकि उनका इलाज संभव हो और उनको जो है एक नॉर्मल जिंदगी मिल सके। फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट, देन एजुकेशनल प्लेसमेंट, एड्स एंड अप्लायंसेज। एड्स एंड अप्लायंसेज में आ जाएगा जैसे कि उनको कोई हियरिंग एड की जरूरत है, व्हील चेयर की जरूरत है, तो वो चीजें उनको प्रोवाइड की जाए। सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, स्पेशल एजुकेटर है, टीचर ट्रेनिंग पे बात की गई, इसमें रिसोर्स सपोर्ट पे बात की गई, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान पे, पेरेंटल ट्रेनिंग, मतलब पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए कि भी आपके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो वो ये चीजें कर सकता है, इंक्लूजन का हक है, तो हर चीज उनको दी जाए। देन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, स्ट्रेंथिंग ऑफ स्पेशल स्कूल्स, रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चर बैरियर, जितने भी जो भी मतलब बैरियर फ्री एनवायरमेंट बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके हॉस्पिटल हैं, स्कूल है, पहले सिर्फ वहां पे स्टेयर्स होती थी, तो अब जैसे कोई बच्चा अगर व्हील चेयर पे वहां आना चाह रहा है तो उसके लिए कितना टफ हो जाता था कि वो स्टेयर्स से जाए, तो इसलिए वहां पे अब रैंप बना दिए गए हैं, और ये फैसिलिटीज को कहा जाता है बैरियर फ्री एनवायरमेंट। रिसर्च हो उनके लिए, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे इंक्लूड हो, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन हो उनकी, गर्ल्स विद डिसेबिलिटी पे ध्यान दिया गया। तो ये था आपका सर्व शिक्षा अभियान कि सबको जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबका हक है ये। देन आया आपका RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट में जो है कुछ अमेंडमेंट्स आए जिन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि 21A, जिसमें राइट टू एजुकेशन है 6 से 14 ईयर के बच्चों के लिए, उनका एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया कि उन बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री रहेगी, कंपलसरी रहेगी, और राइट है उनका कि वो कर सकते हैं चाहे वो बच्चे डिसेबल हैं। देन 51A में एक जो है पार्ट बनाया गया उसका, जिसमें कि पेरेंट्स के लिए एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, फंडामेंटल ड्यूटी बनाएगी कि अपने बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे वो, कि 6 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनकी फ्री एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन है। पेरेंट्स को काउंसलिंग दी गई और उनको बताया गया कि ये भी आपका फंडामेंटल हक है कि आप जाके, चाहे आप किसी भी कास्ट से हैं, कैसे भी बैकग्राउंड से हैं, आप सबके लिए ये रूल एक लागू किया गया है और आप अपने बच्चों को जो है एजुकेशन दे सकते हैं, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंप्लीटली फ्री आप करवा सकते हैं अपने बच्चों की। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला, जितनी भी एक्ट आई थी इन सब में एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंज लाया गया इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में, कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको इक्वल एजुकेशन मिल सके, उनको जो है इक्वल हक मिल सके, इक्वालिटी का हक मिल सके। तो ये सब बात इसमें की गई थी। लीगल प्रोविजन था, क्योंकि पहले क्या है, अगर सिर्फ बात करने से होता तो एनजीओज वगैरह ये चीजें कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट की जब तक पॉलिसीज नहीं आती, लॉ नहीं बनाता, लीगल नहीं होती कोई भी चीज, तो हर चीज में जो है उसकी वायलेशन हो सकती है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक लीगल चीज बनाने से ही ये नहीं चलेगा, हर किसी को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा, कम्युनिटी को चेंज होना पड़ेगा, और सबसे पहले फैमिली को चेंज होना पड़ेगा, तभी उन बच्चों की जो है सारी जो बैरियर्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं और वो बच्चे आगे जाके इंडिपेंडेंट बन सकते हैं।